बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम दोस्तों का शुक्रिया और आपको इधर केपी हाउस इस्लामाबाद में खुशामदीद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बातों पर है। सबसे पहले जो 3-4 मीटिंग्स हुई वफाकी जाली हुकूमत के साथ, मैंने अपने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का मुकदमा और पाकिस्तानी कौम का मुकदमा वहाँ पर रखा। और दूसरी अहम बात जो कल पॉलिटिकल कमेटी में हमारी डिस्कशन हुई और उस पर कुछ फैसले किए गए, उसके हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले आते हैं इन मीटिंग्स के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये पता होना चाहिए कि एक तो वफाक की ये जाली हुकूमत हमें हमारा हक नहीं दे रही, हमें एनएफसी में हमारा शेयर नहीं दे रही, जो तकरीबन आज के दिन 1375 अरब रुपए से ज्यादा बनता है। इन्होंने कबाइली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी तौर पर मर्ज किया, लेकिन आज तक जो है ये फाइनेंशियली तौर पर मर्ज नहीं हुआ। एनएफसी का शेयर 2018 से लेकर आज तक गैर आईनी तरीके से तकसीम हो रहा है, क्योंकि आईन में लिखा है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। आप अगर मर्ज अजला को जो कि 60 लाख से ज्यादा आबादी है उसको अपना हिस्सा नहीं दे रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप 4 सूबों में एनएफसी का शेयर तकसीम नहीं कर रहे, जो आईन की खिलाफ वर्जी है। यह मुद्दा हमने तमाम फोरम पे उठाया। वहां पर मीटिंग में या इन मीटिंग्स में शिरकत करने का मकसद यह था कि खैबर पख्तूनख्वा जिसको अपना हक नहीं दिया जा रहा, ना एनएफसी में, ना एनएचपी में, ना जो हमारे बाकी लवाजमात हैं जो वफाक हमारा मकरूज हैं, वो भी नहीं दे रहा। उसके बाद नेशनल पॉलिसी के तहत इनकी जो हम समझते हैं गलत पॉलिसी है, जो हमारे मुतासरीन हैं, जो हमारी इन मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से दरबदर हुए हैं, अपने घर बार छोड़े हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पैसे दे रही है, क्योंकि ये सिर्फ यहां पर पॉलिसी बनाकर वहां इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर अवाम का इनके साथ जो है कोई गम ही नहीं है। ये पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां ही समझते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तकरीबन अब तक 15 अरब रुपए उन पर लगा चुकी हैं। और क्योंकि अभी भी जो हैं वो अपने घर बार छोड़कर आईडीपीज हैं या टीडीपीज हैं, तो ये मजीद जो हैं हमारे पैसे वहां पर लगेंगे। तो ये मुद्दा भी मैंने दोनों मीटिंग्स में उठाया, जहां पर पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत दोनों थी। इसके अलावा जो हमारा रिलीफ पैकेज है रमजान का, वो भी मुद्दा हमने उठाया। तारीख का सबसे बड़ा और खतरनाक सैलाब इस दफा आया था खैबर पख्तूनख्वा पे, वो फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट की वजह से, जिसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ था और बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ था। वफाक ने हमें उस कीमत में 1 रुपया भी नहीं दिया। जितनी भी रुपए दिए हैं हमने अपने सैलाब ज़दगान के लिए, वो सारी की सारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने वसाइल से कर रही हैं या कर चुकी हैं। इन सब के होने के बावजूद अभी जुल्म यह किया जा रहा था कि हमारे बजट पर कट लगाया जा रहा था, जो 20 से तकरीबन 30 अरब रुपए इजाफी था। जो रिलीफ पैकेज है, इसके अलावा जो मोटरसाइकिल के लिए और हमारे किसानों के लिए हम अनाउंस कर चुके हैं, इसके अलावा तकरीबन 20 से 30 अरब रुपए यह कट था। इसके ये क्यों लगाया जा रहा था? क्योंकि अवाम को जो है सब्सिडी देनी है। तो हमारा मुद्दा पहले से यही है कि नेशनल पॉलिसीज इस तरह बनाओ कि आप जो है फायर फाइटिंग फिर ना करें, कि आपके जो है
यहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना हो और उस पर जो है फिर लोगों को रिलीफ देना हो। नेशनल पॉलिसीज या वफाकी हुकूमत इसके लिए होती है कि आप पॉलिसीज इस तरह बनाएं ताकि हमें जो है फायर फाइटिंग फिर ना करनी पड़े, लॉकडाउन ना लगाना पड़े, मार्केटें बंद करना ना पड़े। बहरहाल हमने वाज़ा किया हुआ है हर मीटिंग में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत उस किसी भी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे अवाम को नुकसान हो और अवामी मफाद में ना हो, चाहे जो भी पॉलिसी बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत हमेशा अपने अवाम के साथ खड़ी रहेगी। बाकी नेशनल पॉलिसी के तहत अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं जिसकी मैंने मुखालफत की, क्योंकि एक पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़े, दूसरा जो है आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करटेल करें, तो इससे जो हमारा मिडिल क्लास, क्योंकि दुकानदार कौन है हमारी तरह मिडिल क्लास ही है, तो उसका दुख दर्द हमें पता है। दूसरा जो है आपका 45% पाकिस्तान की आबादी का गुर्बत की लकीर से नीचे हो चुका है, जो 10 करोड़ लोग हैं जिनको रिलीफ देना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सोच से बाहर है। उनकी बात करना यह हमारी जिम्मेदारी है और यह वहां पर हमने की है। तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी पॉलिसी जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो, जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत जो है उसका हिस्सा नहीं बनेगी इंशाल्लाह। दूसरी बात, आप सबको पता है कि जब से मैं वज़ीर आला बना हूं, मैंने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाए हैं। कहा गया कि दहशतगर्द है, स्मगलर है, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने फौजी जवान जो शहीद हुए उनको कंधा दिया, उनके जनाजों में शिरकत की। इमरान खान साहब का वो बयान जो कहता था कि और कहता है कि फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा, तो हम भी वही कहते हैं। मैं तो चला गया अपने फौजी जवान जो शहीद हुए हैं उनके जनाजे में, लेकिन 9 मई और 26 नवंबर के हमारे जो शहदा थे उनके जनाजों में कौन आया? कोई भी नहीं। अच्छा, जनाजों में तो छोड़े, हमारे शहीद 26 नवंबर के शहीद हमें नहीं दिए जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी सियासी जुमात, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात है, उसने कभी मेमोगेट स्कैंडल नहीं किया, उसने कभी डॉन लीक्स नहीं किया, उसने कभी भी अपने जलसों में जो है जर्नेलों की और जजेस की तस्वीरें नहीं चलाई, उन्होंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई नहीं की। जिन्होंने की थी वो इख्तिदार में बैठे हैं, कोई वज़ीर आला है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई बगोड़ा है, कोई जो है हुकूमत में है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और लीडरशिप के साथ वही रवैया रखा जा रहा है। फिर कहा गया कि दहशतगर्दी के खात्मे में ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सीरियस नहीं है। मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें अपना जो पॉलिसी हमारी स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक है वो दी। मैंने कहा इस पर अमल करो, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। उसके बाद वफाकी नुमाइंदे आए, उधर भी मैंने सेम यही कहा कि ये पॉलिसी है, इस पर जाए, क्योंकि 21 साल से आपकी पॉलिसी नाकामी होती आ रही है, दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, तो ये हल है दहशतगर्दी के खात्मे का। उस पर भी अमल नहीं हुआ। मैं तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीरियस हूं, अभी उस पर अगर अमल नहीं हो रहा तो ये जो है कौन सीरियस नहीं है? ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपको? क्योंकि जो बयानिया बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और हमारे कारकुनों के खिलाफ कि ये फौज के खिलाफ हैं, वो भी खत्म। ये इंतशारी है, हम जमहूरी हैं, तमाम जमहूरी रास्ते हमने अपनाए, वो भी इनका बहाना खत्म। फिर कहते थे दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, वो पॉलिसी भी हमने दी, वो बहाना भी खत्म। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हो रहा, फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों बंद हैं? 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ। बुशरा बीबी साहिबा
سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں بند ہے؟ تو اگر ہم ابھی میں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ہماری، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ان میٹنگز میں شرکت کرنی چاہیے، میں گیا، میں بیٹا، پاکستان کی بات تھی، لیکن پہلی ہی میٹنگ میں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اپنی نفرت، اپنی انا، اپنی بغض کو ایک سائٹ پر رکھ کر یہاں پر بیٹھا ہوں۔ اگر میں پاکستان کے لیے یہاں بیٹھا ہوں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن جو چل رہی ہے پاکستان میں وہ ختم ہو، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، کیونکہ صرف میں نے ہی محب الوطن رہنا ہے، آپ نہیں ہو، آپ کو پاکستان کی فکر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، کوئی جھوٹ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ثابت ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پر میں ایک بات کر رہا ہوں اور اس کے اگلے روز عمران خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا، اس کے اگلے روز بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اسی دن جو ہے میرے خلاف ایک نیا کیس کھول دیا جاتا ہے جس میں جو ہے مجھے نوٹس ہو جاتا ہے، تو یہ ٹیکہ ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے محب الوطن دکھانی ہے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، کسی اور کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے، صرف ہم نے ہی پاکستان کا سوچنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے عدالتوں کا احترام کرنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے اپنی باقی اداروں کا احترام کرنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے، پاکستان کا سوچنا ہے حقیقی جمہوریت کے لیے تگ و دو کرنی ہے کچھ بھی نہیں، ادارے تباہ، تمام ادارے مفلوج، چٹی آ رہی ہے ججز کو کہ یہ فیصلہ دینا ہے، ادارے تباہ، جمہوریت تباہ، کچھ ادارے صرف اس جعلی حکمرانوں کو جو اقتدار پہ قابض ہیں ان کو بچانے میں تمام ادارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اسے دوسرے درجے کا شہری جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ایک عام ورکر کو تو چھوڑے، وزیر اعلیٰ کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں؟ کہا گیا کہ مطلب بات چیت سے کیا فائدہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بھرپور مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس کے لیے جو ہیں کل پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء کو بتا دیا گیا اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں اور عدالت میں اپلیکیشن جمع کروائے، تو انشاءاللہ وہ بھی جمع ہو جائے گی این او سی کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان میں انتشار نہ پھیلانے کے لیے یہ این او سی ہمیں دے دی جائے گی اور ہم اپنا جو ہے جمہوری جو عمل ہے وہ کر لیں گے وہاں پر پرامن طریقے سے۔ لیکن اگر انہوں نے این او سی نہیں دی جلسے کی تو یہ ہمیں جہاں پر بھی روکیں گے وہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ احتجاجی جلسہ ہم پھر کریں گے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 9 اپریل کو ریجیم چینج آپریشن ہوا بیرونی سازش کے ذریعے، جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا 9 اپریل 2022 کو۔ 9 اپریل آنے والا ہے، جس طرح 9 اپریل میں پوری پاکستانی قوم نکلی تھی، تو انشاءاللہ تعالی اس 9 اپریل کو بھی پوری قوم نے نکلنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ جو یہ جعلی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے اس کے نہ کسی فیصلے کو ہم مانتے ہیں اور نہ اس کو مانتے ہیں۔ شکریہ۔ این ایف سی کی بات کی ہے اور آپ نے این ایف سی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ این ایف سی تو وفاقی گورنمنٹ کا معاملہ ہے اور آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہیں۔ کون پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے؟ نمبر 1۔
आईनी अदालत में फोर्स के हवाले से आपसे पहले ही बात की है और आज फिर आपने कहा है कि पर्चियां आ रही हैं और पर्चियों के ऊपर फैसले आ रहे हैं, तो ये कुछ आपके लिए मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी? आप अपनी मुश्किलात क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 9 अप्रैल की बात हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपके खिलाफ तो रेडियो का केस भी निकल आता है, रेडियो को जलाने का, तो ये तो आप खुद कह रहे हैं कि पर्चियां जजों को आती हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहली बात, भेड़ बकरियां ही समझते हैं, इसलिए जो है इनकी पॉलिसीज ये हैं। भेड़ बकरियां ही समझते हैं वही लोग जो मुसल्लत हुए हैं और वही लोग जो इनको लाए हैं, क्योंकि ये जो है पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था। अगर ये हमें भेड़ बकरियां ना समझते तो ये हमारा वोट चोरा थे। अगर ये हमें भेड़ बकरियां ना समझते तो जो ये बंद कमरों में फैसले करते हैं और 21 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये फैसले करते। तो भेड़ बकरियां ही समझ रहे हैं ना, अभी भेड़ बकरियां समझ रहे हैं और सारा बोझ जो है वो अवाम पर ही डाल रहे हैं। मैंने ये कहा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उस मीटिंग में ये कहा। तो मिडिल क्लास का या जो है हमारे पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं, वो लोग किस तरह ये इसको अफोर्ड करेंगे? 9 अप्रैल के बारे में आपने क्या कहा? अच्छा, जजेस का, जो जजेस इंसाफ नहीं कर रहे हैं उनको अपने गिरवान में खुद देखना चाहिए। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं और मेरे साथ जो ना इंसाफी हो रही है और जो बार बार जो है खतूत लिखे जा रहे हैं, लव लेटर मुझे दिए जा रहे हैं, तो ये मुझे डरा नहीं सकते। डरता वो है जिसको कुर्सी की लालच होती है। मुझे इस कुर्सी की लालच है ही नहीं, क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद तो कुछ और है, हकीकी जमहूरियत है, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमारा मकसद है ही नहीं। अगर मैं इस मनसब से ऊपर भी बैठूं और मुल्क में ये ना हो तो मेरी रूह जो है तंग होगी, क्योंकि ये हमारा मकसद कुर्सियां थे ही नहीं। 9 अप्रैल को आप लोग जो है वो एक एहतजाजी जलसा करने जा रहे हैं। अगर आपको एनओसी नहीं दिया जाता तो जहां आपको रोकेंगे आप वहां पे जलसा करेंगे। ये बताइएगा कि ये जलसा मतलब एक दिन का शो होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, या फिर इसके बाद भी आप कोई बड़ी तहरीक का ऐलान करने जाएंगे? 9 अप्रैल का एक दिन का जलसा है और ये जो है तमाम कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो अपने जहन में डाल दें कि ये एक दिन का ही जलसा है। लेकिन 9 अप्रैल को एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया था, तो उस दिन निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले जलसा करेंगे लियाकत बाग में, अगर एनओसी नहीं दिया गया तो फिर जहां पर रोकेंगे वहां पर एहतजाजी जलसा करेंगे। एक चीज मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं सीएम साहब की इजाजत से। ये कल जो पॉलिटिकल कमेटी में जलसे के हवाले से फैसला हुआ, इसमें हम पूरे पाकिस्तान से अपने ओहदेदारों को बुला रहे हैं। जो हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर है, विलेज काउंसिल से लेके रीजन पे, डिस्ट्रिक्ट पे, जितने भी हमारे ओहदेदार हैं, हम उन ओहदेदारों को इस जलसे में सब इनवाइट कर रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊं, जुनैद अकबर साहब भी अगर कोई बात करे, सीएम साहब ने तफसीली बात की, एक चीज वाज़ेह है कि जो ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। इसको पाकिस्तानी कौम के ऊपर पेट्रोल बम तस्वर करते हैं। पेट्रोल बम नहीं, अब ये हाइड्रोजन बम बन गया है कि जो जिस लेवल की ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, अगर ये कीमतें कम करने का फार्मूला हमसे पूछते हैं, हमारे पास है। जो 95 रुपए आप लेवी टैक्सेस ले रहे हैं उसको कम करें। आप चाहते हैं कि आम मिडिल क्लास तबका तबाह हो जाए, उसकी चमड़ी उधेड़ दें। जो चिंची वाला, चापड़ी वाला, रिक्शे वाला, आम गरीब बंदा वो 500 रुपए का पेट्रोल कैसे खरीदेगा? आपने तो अपने आयशों के लिए जहाज खरीद लिए 13 अरब रुपए के। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को रिलीफ मिले, अपनी जायदादें बेच के वापस लाएं वो पैसा जो आप पाकिस्तान से लूट के गए। इधर आके आम पाकिस्तानियों का आप चमड़ी उधेड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तेल हम मजीद महंगा करेंगे। ये लोग तेल महंगा करेंगे। हमारे अब इस तहरीक में हम महंगाई के खिलाफ इनका जीना हराम कर देंगे, जिस तरह ये आम आवाम का जीना हराम कर रहे हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी जो आपने गुजारिशात उनके सामने रखी हैं? ओवरऑल अस्करी क़यादत भी वहां पर मौजूद थी। एनएफसी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? और 9 अप्रैल के हवाले से जो एहतजाज की आपने कॉल दी है या जलसे की, इसमें अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान नजीब खान साहब ने जिम्मेदारी दी थी, उनसे भी मुशावरत की गई है, उनकी मंशा शामिल है?
अच्छा, सबसे पहले तो ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उनका जो है मशवरा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी, उनको जो है इस तहरीक में शामिल भी करेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत को 9 अप्रैल 2022 को गिराया गया था, तो ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफॉर्म से करेगी। दूसरी बात यह है कि NFC का शेयर हो, खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हकूक़ हों उनकी हम बार बार बात कर रहे हैं। मैंने जो है पूरी कौम को समझाया हुआ है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को जो है NFC पर एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस करवाई है और उन सबको मालूम है। इससे पहले अगर कोई नहीं भी जानता था तो मैंने एक को जो है रटा करवाया। अगर मैं इस कुर्सी पर रहूँ या ना रहूँ, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को यह पता होना चाहिए कि उनका हक जो है वो बाकी सूबे ज़बरदस्ती कर रहे हैं और इसमें वफाक की जाली हुकूमत इसके साथ शामिल है। एक शर्त पर, मोबाइल देख कर नहीं बोलोगे। हाँ। एक अरसे से आ रहे थे रैला के बाहर, लेकिन एकदम फिर आपकी ब्रेक आ गई। वो ब्रेक की वजह क्या थी? उसके बाद आप कल एक दिन पहले ब्रेक की वजह क्या थी? नंबर 1। नंबर 2 ये सवाल, आपने लियाकत बाग का इंतखाब ही क्यों किया? आपने किसी और सिटी का, इस्लामाबाद, लाहौर या कोयटा या कोई और शहर क्यों इंतखाब नहीं किया? इसकी सिर्फ वजह बताइए। देखें, एक तो पिंडी जो है वो जो हमारा हज़ारा रीजन है उसके साथ नज़दीक हैं, पंजाब के नादर्न रीजन में आता है और इस्लामाबाद के साथ नज़दीक हैं, तो इस वजह से जो है हमने पिंडी का इंतखाब किया है। और बाकी जो आप सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा खड़ा हुआ समझा जाए। जा रहे हैं कि मादी की तरह केपी से एक जुलूस आएगा या पूरे पाकिस्तान से आपने कॉल दी? ये अपने कारकुनान, ये पूरे पाकिस्तान से हमारे ओहदेदार सिर्फ आएंगे जिस तरह इन्होंने बताया, और जनरल पब्लिक अगर आना चाहे तो वो जो है वो उनको कौन रोक सकता है, वो तो निकलेगी। आपने कहा था जब तक 1 लाख कारकुन जमा नहीं होंगे तब तक एहतजाजी तहरीक नहीं शुरू होगी, और परसों तक फिगर था 10,000 का। क्या 1 लाख कारकुनान आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं? आपने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा, 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड होंगे और मेरे ख्याल में जो है बड़ी पार्टी और अभी तक 10,000 कारकुन रजिस्टर्ड हुए, ये भी सवालिया निशान तो है। यार आप अजीब बात करते हो। मैं अभी जो है ऑनलाइन अनाउंस करता हूं और डायरेक्टली जो है अभी आपके ख्याल में पंजाब के अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन हम करें तो कितने 12 करोड़ की आबादी, 13 करोड़ की आबादी है, तो एक दिन में कितने रजिस्टर होंगे? लेकिन खैर है, आपको पता लग जाएगा। एक मिनट, अच्छा सब्र करो, इसको बहुत सवाल आ रहा है। हाँ, एक तरफ पार्टी कानूनी जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करती है। जो पॉलिसियां आप कर रहे हैं, आपने जो रिहाई फोर्स भी कायम कर रखी है, इनके पास ये भी बता दीजिए क्या इनके पास बंदूकें भी होंगी, ये जो रिहाई फौज होगी? और दूसरी बात ये बताइएगा, आप जो पॉलिसीज पे चल रहे हैं तो क्या समझते हैं कि ऐसा करने से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राहें हमवार होंगी? जब से आपने बड़े ऐवान के अंदर शिरकत की इजलास के अंदर और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं, उस वक्त उसके बाद आप पर कड़ी तनकीद की जा रही है आपके पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि जो आप मफाहमत की तरफ जा रहे हैं ये तो यमीन गंडापुर बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपको तो मजामत का कहा गया, आप उस तरफ जा ही नहीं रहे मजामत की तरफ। कहाँ पे रुकावट है मजामत की वजह? देखिए, इमरान खान साहब ने हमें एक चीज सिखाई है कि लीडर जो है वो हमेशा लीड करता है, लीडर जो है वो कौम से सच बोलता है, लीडर विजन देता है, लीडर जो है वो अपनी कौम को बताता है कि हमने जो है इस तरफ जाना है और पूरी कौम उसके साथ खड़ी होती है। मैं आपको दे रहा हूं भाईजान, इमरान खान साहब ने इस कौम को जो है वो विजन दिया हुआ है, शऊर दिया हुआ है, उसने जो है एक आइडियोलॉजी दी हुई है, हमें गाइड किया हुआ है कि कहां पर जाना है, कहां पर बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस जगह कौन सी बात करनी है और कब क्या करना है। तो इन सब चीज़ों का हमें पता है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम इंटैक्ट है, बिल्कुल तैयार बैठी हैं और इंतज़ार में हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे क्योंकि हमारी पार्टी जो जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह वो भाईजान ने कहा, जिसको सवाल आ रहा था, उसने कहा कि मतलब जो है आप मुज़ाकरात और वो,
तो वो चीज़ें तो 5 महीनों से हम देख रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। ना मुलाकातें हो पा रही है खान साहब से, ना जो है खान साहब के केसेस लग रहे हैं, और दूसरा कोशिश भी की जा रही है कि इमरान खान साहब के केसेस को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लेके जाया जा सके और वहाँ पर जो है फिर इंसाफ का कत्लेआम हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन 5 महीनों में हो रही है, जहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन बल्कि 1.5 साल से। तो मेरे ख्याल में मुज़ाहमत होगी तो उसके बाद जो है कुछ नज़र आ रहा है, वरना ये सीरियस नहीं है। अगले मुल्क को अडियाला जेल में अलीमा खान साहब ने पार्टी लीडरशिप को कॉल दी है कि 10,000 अहदेदार अडियाला जेल पहुंचेंगे। 9 तारीख को आपने जलसे का ऐलान किया है, 10 तारीख को पेशावर में वकला कन्वेंशन होने जा रहा है। सर, अगर जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, हमने देखा 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले 25 को भी हमने देखा, तो सर अगर फिर उस तरह होता है तो ये एक्टिविटीज खराब नहीं हो जाएंगी? देखें, 7 अप्रैल को तमाम लीडरशिप को, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, जितने भी हमारे वकला हैं, उन सबको अडियाला जेल आना चाहिए अहदेदारों को, और वहाँ पर जिस तरह अलीमा आपा ने कहा है तो उसमें शिरकत करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है 9 अप्रैल की तैयारी आज से तमाम अहदेदारान शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा 10 अप्रैल का जो जिरगा है, शायद वो 3-4 दिन हम डिले करें, क्योंकि ये तमाम अहदेदारान 9 अप्रैल को आएंगे तो फिर मुश्किल है कि वकला का जिरगा हो सके। उसको 3-4 दिन अपनी जितनी भी ILF की टीम है उनसे मशवरे के बाद इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा डिले करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अब बेहतरीन होगा, आप टेंशन नहीं। जी सरदार साहब, ये जलसे के हवाले से हमने कमेटी ने ऐलान किया और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह या अपोजिशन इत्तेहाद के अलामा नासिर अब्बास महमूद चकज़ई को बता देंगे, आगाह कर देंगे। गुज़िश्ता 1.5 साल से PTI अमली तौर पर ये करती रही कि बैरिस्टर गौहर या आपके साथ बैठे साथी जुनैद अकबर के हमरा अली अमीन गंडापुर मिलकर अपोजिशन इत्तेहाद की बजाय अकेले फैसले करते रहे और उनकी सिर्फ आगे लगा देते थे कि ऐलान किया जाए। इस मरतबा भी यही लग रहा है कि खान ने जिनको एहतजाज करने हैं, जलसे करने हैं या बातचीत की जिम्मेदारी दी हुई है, उनको आपने साइडलाइन अमली तौर पर कर दिया और खुद कहा है कि उनसे बात करेंगे, जलसे का ऐलान करने के बाद करेंगे। यानी तो क्या देखिए, ये सियासी जलसा है हमारा। 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के जरिए अमरीका ही बोल दें, अमरीकी साजिश के जरिए जो है एक जमहूरी हुकूमत को यहाँ पर गिराया गया। तो वो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जो वज़ीर आज़म थे। इस सियासी जलसे में मतलब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही काम है, लेकिन वो जो है हमारे बड़े हैं और इस पूरी तहरीक को वो लीड करेंगे, तो उनके साथ जो है ये शिरकत भी करेंगे, वो क्या कहते हैं, बात भी करेंगे और उनको इनवाइट भी करेंगे इसमें इंशाल्लाह ताला। एक सवाल करें, एक कौन करेगा? अच्छा, फीमेल। सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से किया, ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है, क्योंकि सोशल मीडिया के एक ही बात थी कि सैयद आफरीदी साहब ये दिन गंडापुर बन गया, एहतजाज की कॉल नहीं देते, ये भी अडियाला नहीं जाते, कोई प्लान नहीं है इनका। तो सोशल मीडिया का प्रेशर है या वाकई अब तैयार है एहतजाज के लिए? इसी में सर एक वीडियो जो जलसा आप लोग कह रहे हैं, तो उस 9 अप्रैल में खाली जलसा होगा या कोई लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी जाएगी? क्योंकि वर्कर्स बड़े जो है मुतनफर हो चुके हैं कि PTI की जो क्यादत है जलसा रैली यही चीज बात में खेलती है। तो क्या आप लोग कोई अमली और लॉन्ग मार्च भी करने जा रहे हैं या बस जलसा ही? देखिए सरदार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि जलसा जलसा हो रहा है, ये आप कह रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी छोटी और बड़ी नहीं होती। मैंने ये कल भी जो है अपने दोस्तों को समझाया। सिर्फ अकेला वहां पर मैं बैठकर एहतजाज करूं ना, ये भी एक एक्टिविटी है और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। वहां पर इंशाअल्लाह ताला 9 अप्रैल को ये हमने जलसा पहले करना है, अगर इजाजत दी, NOC नहीं दी तो हमने एहतजाजी जलसा करना है। फिर उसके बाद जो होगा वो उस दिन आपको पता लग जाएगा। दूसरा, सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे मजबूत ताकत है, उनको ऐसा ही करना चाहिए। जो लीडरशिप फर्ज करे उनको लगे
कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं या जो है काम नहीं कर रही, उन पर कड़ी से कड़ी तनकीद की जाए। मैं तनकीद पर खुश होता हूँ और तनकीद से अपनी इस्लाह करता हूँ। जो सोशल मीडिया पर हमारी टीम है, जो इमरान खान साहब के असल वॉरियर्स हैं, वो इमरान खान साहब से इश्क करते हैं और उनको ये फिक्र है कि मतलब इमरान खान साहब क्यों नहीं निकल रहे। लेकिन यहाँ पर हमने जो है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ देखकर फैसले करने हैं। हमने इंशाअल्लाह ताला अपनी सोशल मीडिया को मज़ीद मजबूत बनाना है, अपने साथ मिलाना है, अपने फैसलों पर उनको ये यकीन दिलाना है कि हमारी रोज़ाना की जदोजहद सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी सोशल मीडिया के वॉरियर्स तगड़े हैं और वो हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह।